दोस्तों, हमारे द्वारा जितना संभव हो सके हम अधिक से अधिक प्रयास करके आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सके। और इस वीडियो में हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन का एक पहलू बनता है। सबसे पहले हम भारत के इतिहास के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारा जो भारतवर्ष है उनके अनेक नाम हैं, जैसे कि भारतवर्ष, जम्मूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। इन नामों का जो इतिहास है कैसे हुआ या फिर इनको किस आधार पर इनका ये नाम पड़ा। ठीक है, सबसे पहले हम भारतवर्ष के बारे में जानकारी करेंगे कि हमारा देश का नाम भारतवर्ष कैसे हुआ। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे देश में आर्य आए थे। ठीक है, आर्यों का एक कबीला था, एक कबीला जिसको हम कह सकते हैं एक समूह। उस कबीले के एक समूह का नाम भरत था। क्या था? भरत था। ठीक है, इसी भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, और इस भरत के लोगों को, मतलब इस भरत नाम के कबीले या समूह के लोगों को हम भारतीय नाम से पुकारते थे, भारतीय नाम से जाना जाता था। यह बात आपको समझ में आई? ठीक है, और उस समय क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे इस भारतवर्ष को भरतों का देश कहते थे, भरतों का देश। और इसी आधार पे फिर बाद में हमें ज्ञात हुआ, किनके माध्यम से? यह ज्ञात हुआ महाभारत एवं पुराणों के माध्यम से। महाभारत और पुराणों के माध्यम से। ठीक है, पुराणों के माध्यम से ये प्राप्त हुआ कि इसी भरत कबीले के नाम पर, जिसे हम भरतों का देश कहा जाता था, हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं जम्मूद्वीप के बारे में। जम्मूद्वीप भारत का ही एक नाम है। ठीक है, पहले के प्राचीन समय में भारत देश में बहुत ही अधिक मात्रा में जामुन का पेड़ पाया जाता था। जामुन का पेड़, जिसको हम उस समय आर्य भाषा में जम्बू कहते थे। जम्बू, क्या कहते थे? जम्बू कहते थे। इसी जम्बू के नाम से ही इस देश का नाम जम्मूद्वीप पड़ा। आई बात समझ में? ठीक है, अब चलते हैं एक और नाम जानते हैं कि जब ईरानी लोग भारत में प्रवेश किए तो बीच में एक सिंधु नदी आती है। ठीक है, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी के नाम से ही भारत को एक सिंधु का देश कहा जाने लगा। किसका देश? सिंधु के देश के नाम से जाने लगा। ठीक है, और वे लोग सिंधु को सिंधु न कह के हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू कहते थे, क्योंकि उनका स का जो उच्चारण था वो ह की तरह निकलता था। सिंधु न कर करके वो हिंदू कहते थे, और इसी हिंदू के नाम से हमारे देश का जो नाम पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है, आई बात समझ में? एक किनके माध्यम से पड़ा? ईरानियों के माध्यम से। आई बात समझ में? एक मिनट, ईरानी। ठीक है, आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है इंडिया। इंडिया का नाम कैसे पड़ा? तो यूनानी भाषा में हिंदी को इंदे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदे कहते हैं। मतलब किस भाषा में? यूनानी भाषा में इंदे कहा जाता था। ठीक है, और इसी इंदे नाम से अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया। क्या रखा? इंडिया रख दिया। ठीक है, इस प्रकार हमारे देश का अनेक नाम और अनेक
समय में अनेक आधार पर नाम रखे गए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे इस अध्याय का मुख्य टॉपिक भारत के इतिहास के बारे में। भारत का जो इतिहास है अनेक तरह के साक्ष्यों से पता चलता है कि भारत देश का क्या इतिहास है, वो कौन कौन से साक्ष्य हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें साक्ष्य में तो पहला जो साक्ष्य आता है वह है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य आते हैं। ठीक है, अभी पता चलेगा कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या थे। दूसरे आते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्य के माध्यम से, जैसे वेद, वेदांग, पुराण, महाभारत, रामायण, इन सब के माध्यम से पता चलता है हमारे देश का इतिहास। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है विदेशी विवरण। ये विदेशी विवरण क्या थे? विदेशी विवरण का मतलब जैसे वेनसांग, फाहियान, इब्न बतूता आदि बहुत ऐसे विदेशी पर्यटन आए भारत में घूमते हुए और ये भारत देश के बारे में लिखे, और उन्हीं पुस्तकों से ही प्राप्त होता है इस देश का विवरण। ठीक है, इन तीन माध्यम से अब हम अपने देश के प्राचीन इतिहास के बारे में समझेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बात हो रही थी पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। तो पुरातात्विक साक्ष्य जो खुदाई से मिले, किसके माध्यम से? खुदाई से जो प्राप्त हुए हैं उसे हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में कि आखिर कहाँ कहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य और किस रूप में मिला। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालते हैं हम पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में तो पहला जो साक्ष्य मिलता है वह अभिलेखों से मिलता है। किससे? अभिलेख। ठीक है, अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख के बारे में हम बोल सकते हैं किसी कठोर सतह पर लिखे गए, किसी कठोर सतह पर, किसी कठोर सतह पर लिखे गए लेख को हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई कठोर सतह है इस प्रकार का, इसके ऊपर कुछ लेख लिखे जाते थे उस समय की भाषा में, और उन्हीं भाषाओं के आधार पे हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक, ये पहला पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आता है अभिलेख। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में क्या आता है? स्तंभ लेख। कौन सा? स्तंभ लेख आते हैं। स्तंभ के हिसाब से आप जान सकते हैं एक खंभे के रूप में। ठीक ना? हाँ, ठीक है, स्तंभ लेख यही है। स्तंभ लेख का मतलब होता है कि कुछ इस प्रकार के पिलर होते थे जिनके ऊपर उस समय की भाषाओं में कुछ लेख लिखे जाते थे। तो इस लेख के हिसाब से हमें अपने भारत देश का इतिहास प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, अगर इस इतिहास के बारे में जाने तो अशोक के स्तंभ लेख में, जो अशोक उस समय, अशोक के टाइम में सबसे ज़्यादा, पहला पॉइंट अगर लिखें लेखों के बारे में तो सबसे पहले शिलालेख चाहे अभिलेख मौर्य काल में अशोक के समय प्रारंभ हुआ था। किसके काल में? ये सब पत्थरों पर चाहे कठोर सतह पर जो लेख लिखे जाते थे वो सबसे ज़्यादा अशोक के समय स्टार्ट हुआ था। अशोक के समय। यह किस काल के अंतर्गत आते हैं? मौर्य काल के अंतर्गत आते हैं। मौर्य काल मतलब काल भी पूछ सकता है कि किस काल के अंतर्गत सबसे अधिक अभिलेख मिलते हैं, तो मौर्य काल में। किसके द्वारा सबसे ज़्यादा अभिलेख मिलते हैं? तो अशोक के द्वारा। ठीक है, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इन अभिलेखों में सबसे ज़्यादा चुनार के जो पत्थर होते थे जिन्हें हम पीला पत्थर कहते थे, पीला पत्थर, जिन्हें पीला पत्थर कहा जाता था, ये कहाँ से प्राप्त होते थे? चुनार, मिर्ज़ापुर, चुनार, यहाँ से प्राप्त पीले पत्थरों पर लिखी जाती थी। पहली बात, किस प्रकार के पत्थरों पर? पीले पत्थरों से लिखी जाती थी। उस समय का जो काल था, किस काल में सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं, प्राप्त होते हैं? मौर्य काल में। किसका शासक द्वारा सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं? वो अशोक के शासनकाल के सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं।
ठीक है। और तीसरा जो पहला है अभिलेख, दूसरा स्तंभ लेख, और तीसरे की बात करें तो वह होता है गुहाभिलेख। गुहाभिलेख, ये गुहाभिलेख क्या होता है? गुहाभिलेख का मतलब होता है गुफा। गुफा मतलब अगर कोई इस तरह की गुफा है तो उसके जो ऊपरी हिस्से थे, जो समतल हिस्से खड़ते थे ऊपरी वाले हिस्से पे, इस पे लिखे गए जो कुछ अंकन होते थे, उस प्रकार के साक्ष्य को हम गुहाभिलेख कहते थे। गुहाभिलेख मतलब गुफा पर लिखे गए साक्ष्य। स्तंभ लेख का मतलब पिलर पर लिखे गए साक्ष्य। अभिलेख का मतलब किसी भी कठोर सतह पर लिखे गए साक्ष्य को हम अभिलेख कहते थे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ाई गई थी तो उसमें ये बताया गया था मृद भांड, मतलब मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहते थे। इस मृद भांड पर भी क्या होता था? लिखे हुए कुछ साक्ष्य मिलते थे। मिट्टी के बर्तनों पर लिखे हुए साक्ष्य मिलते थे। ताम्रपत्र लेख, ताम्रपत्र विलेख, ये क्या होता था? तांबे के पत्ते जैसी संरचना पर भी लेख लिखे हुए प्राप्त होते थे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे भारत देश के इतिहास के बारे में पहला है पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में ये अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें साहित्यिक, जो भी था अभिलेख, स्तंभ लेख, गुहाभिलेख, वो पुरातात्विक साक्ष्य के मतलब अंतर्गत आते थे। अब चले साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत। ठीक है, साहित्यिक देखिए साहित्यिक साक्ष्य में क्या है? साहित्यिक साक्ष्य का मतलब धार्मिक साहित्य जो होते थे धर्म से संबंधित, जैसे में धार्मिक साहित्य, और इन धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जैसे आते हैं रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल। इस प्रकार से हम साहित्यिक साक्ष्य के रूप में भारत की इतिहास प्राप्त होती है। ठीक है, कुछ और भी धर्मेतर साहित्य हैं। कौन से साहित्य? धर्मेतर साहित्य। जैसे कि राज तरंगड़ी का नाम सुना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि राज तरंगड़ी किसकी लेखक है? गिरी। एक कल्हड़ द्वारी लिखी गई है, कल्हड़ द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। इस राज तरंगड़ी में कश्मीर का इतिहास जब बताता है मिलता है। किसका? कश्मीर का इतिहास मिलता है इसमें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की बात करें तो यह किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? चाणक्य, जिसका दूसरा नाम है कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। आई बात समझ में? चाणक्य कौन थे? ठीक है, चाणक्य एक प्रधानमंत्री थे, और भी वो किस शासनकाल के? प्रधानमंत्री वो भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, उनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। आई बात समझ में? और कल्हड़ द्वारा कश्मीर का इतिहास लिखा गया था, जिसका नाम है राज तरंगड़ी। इन सब के बारे में भारत देश का इतिहास प्राप्त होता है। आगे चलते हैं विदेशी विवरण के बारे में। आखिर विदेशों से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो पहला है फाहियान। फाहियान का नाम सुना होगा आपने। फाहियान चीनी यात्री था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था 399 ईस्वी में। 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और इसने भारतवर्ष में काफ़ी समय व्यतीत किया और भारत और कुछ ग्रंथों को लिखा, जिस ग्रंथ का नाम है फुकोकी नाम लिखा, ठीक दिया।
और वो किसका पूछ सकता है, फुको की ग्रंथ किस व्यक्ति का ग्रंथ है, तो फैयान का। किसके शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 1999 ईस्वी में। ठीक है। एक है दूसरा वेनसांग, यह व्यक्ति भी विदेशी ही था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है। इसके ग्रंथ का नाम है सी यू की। ठीक है। यह ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था उसका ग्रंथ है। ठीक है। मेगास्थनीज, इसके ग्रंथ का नाम है इंडिका। क्या नाम है इसका, इंडिका। यह भी काफ़ी चर्चा में रहता है। ठीक है। वेनसांग, फाइयान, मेगास्थनीज आदि के भी बारे में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। चलिए आगे पॉइंट है तो पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में भी बता दें, थोड़ा सा रिवाइज कभी कर लेते हैं। पहला पुरातात्विक साक्ष्य अभिलेखों से प्राप्त होता है, अभिलेख से। दूसरा प्राप्त होते हैं स्तंभ लेख से। तीसरा जो प्राप्त होता है गुहाभी लेख से प्राप्त होते हैं। ठीक है। बात करें तो सबसे अधिक जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं वे मौर्यकालीन है। कौन है, मौर्यकालीन है। अशोक के समय सबसे ज़्यादा स्तंभ लेखों का प्रयोग किया गया था, या बनाया गया था अशोक के समय। आई बात समझ में। और इस पर किस प्रकार के हम पत्थरों का प्रयोग करते थे, वे सब पीले पत्थरों का प्रयोग करते थे, जो चुनार से प्राप्त करते थे। चुनार के पीले पत्थरों का उपयोग करते थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भारत का इतिहास का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है। यहाँ से भारत का जो इतिहास है कई तीन भागों में बढ़ जाता है। तीन भागों में कौन कौन से बढ़ते हैं, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तीनों कालों का अपना अलग अलग महत्व है। पहले ये जान लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में अगर हम लिखें तो जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है। इसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, अच्छा, यह ऐसा काल होता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन अब तक इनको पढ़ा नहीं जा सका। इसमें तो मिलते ही नहीं है, इसमें मिला भी तो अब तक पढ़ा नहीं जा सका साक्ष्य, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन अब तक पढ़ा न जा सका। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जो मौजूद भी है, ठीक है, मतलब लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। ठीक है। जिसके लिखित साक्ष्य मिले और पढ़ा भी गया। ठीक है। यह आपकी प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का अंतर है। ठीक है। आगे चलते हैं तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। किसके काल के बारे में पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, तो प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, पाषाण काल। ठीक है। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है। टाइप में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ यह वाला जो हिस्सा है पाषाण काल पूरा पाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल का और नवपाषाण काल का। ये पूरा पाषाण का मतलब क्या है, पूरा पाषाण का मतलब ये होता है कि उस समय जो भी औजार थे, ठीक है, चाहे जो भी
मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए गए हथियार, औजार या फिर अनुसंधान, वो सब केवल पाषाण पर ही, मतलब पत्थरों पर ही निर्भर था। ठीक है। नवपाषाण काल, नवपाषाण का मतलब उनके जीवन में क्रांति आ गई। मध्य पाषाण का मतलब ऐसा काल जो पूरा पाषाण काल और मध्य नवपाषाण काल के बीच का जो समय होता है उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। तीनों कालों में अनेक प्रकार का परिवर्तन भी हुआ, अनेक प्रकार की खोज भी हुई है। ठीक है, जो काफ़ी चर्चा में भी बनता है एग्जाम की दृष्टि से कि यह चीज़ किस काल में खोजी गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल में ये है आदि मानव की उत्पत्ति। आदि मानव की जो उत्पत्ति हुई है उसे पूरा पाषाण काल में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आदि मानव की उत्पत्ति, ये पूरा पाषाण काल में। दूसरी बात करें हम तो केवल शिकार पर आधारित है। ये सब किस पर आधारित है? शिकार पर। आदिमानव तो थे लेकिन शिकार पर आधारित थे, सबसे ज़्यादा उपयोग पत्थरों का करते थे। ठीक है, शिकार पर आधारित, शिकार पर आधारित थे। ठीक है, उन समय जो उनकी स्थिति थी ना, काफ़ी गड़बड़ अवस्था में थी, मतलब बहुत दयनीय स्थिति में थी। मतलब उनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी, रहने सहने मतलब रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, मतलब ऐसे जानवरों की भांति रहते थे। ठीक है, तो उस समय अधिक जंगल होने की वजह से जंगली जानवरों का उन पर बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता था। ठीक है, और बात करें दयनीय स्थिति के साथ साथ घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। कैसे थे? घुमक्कड़, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। ठीक है, अच्छा अभी ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और ये समूह में भी निवास नहीं करते थे। अगर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं तो आप देखे भी हैं काफ़ी घुमक्कड़ लोग समूह में निवास करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी। आदिमानव नाम से भी ये मतलब क्लियर कर सकते हैं, आदिमानव जो थे ना उनमें बहुत विशेष ज्ञान नहीं था। इस वजह से वे अपनी जो स्थिति थी वे सामूहिक तौर पे न रख करके अलग अलग भी रहते थे, समूह में निवास नहीं करते थे, समूह में निवास नहीं करते थे। ठीक है, आग से परिचित तो थे, ठीक ना, आग से परिचित तो थे, आग से परिचित थे, मतलब आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई है। आग की खोज का सीधी सीधी बात कर सकते हैं, आग की खोज, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, लेकिन उनका वो व्यापक प्रयोग नहीं जानते थे, लेकिन व्यापक प्रयोग नहीं था। आई बात समझ में? यह सब जो भी जानकारी है वो पूरा पाषाण काल की है। अब आगे चलते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। ठीक है, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है कि समूह में रहना प्रारंभ कर दिए लोग। पहला बात स्पेशल इनमें ये आई कि पहले ये लोग समूह में रहना स्टार्ट किए, समूह में रहना प्रारंभ कर लिए, पशुपालन भी करने लगे, पशुपालन भी करने लगे। और बात करें तो पहला इनका पालन पशु जो था वह कुत्ता था। पूछा गया है कि आदिमानव का पहला पालतू जानवर कुत्ता हुआ करता था। ठीक है, और इनका जो औजार था पूरा पाषाण काल में बड़े होते हुआ करते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में छोटे हो गए, औजार छोटे हो गए। ठीक है, तीसरी की बात करें तो इसमें क्या है, मध्य पाषाण काल की परिभाषा के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल का जो संक्रमणकालीन चरण कहलाता है। संक्रमणकालीन चरण, संक्रमणकालीन चरण का मतलब होता है कि नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल का मेल या बीच वाले समय को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है,
और नवपाषाण काल की बात करें हम तो उसमें देख लीजिए, इसमें क्या है कि आग का पूरा प्रयोग होने लगा। इसमें आग का पूर्ण प्रयोग स्टार्ट हो गया। मतलब ये सब उस समय नवपाषाण काल में आदि मानव आग का पूर्ण प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए, या फिर आग के बारे में पूर्ण जानकारी हो गई। आग का पूर्ण प्रयोग, ठीक है। दूसरे पॉइंट की तरफ चले तो भोजन पकाना भी सीख गए, जंगल साफ करना, ठीक है। मतलब भोजन पकाना, आग का प्रयोग जब जान जाएंगे तो ये सब लोग भोजन भी पकाना स्टार्ट कर दें। जंगल को साफ करने के लिए भी वे लोग आग का प्रयोग करने लगे। मतलब आग लगा देते थे, जंगल जल करके साफ हो जाता था। तीसरा कुछ उनके अंदर विकास हुआ तो वे लोग, उनके समूह के कुछ लोग मर जाते थे तो मतलब मृतकों का चिन्ह प्रपर्ति करते थे। मृतकों का परिपाटी करते थे। परिपाटी का मतलब होता है जैसे कब्र बनाना ना, उस तरह का परिपाटी करते थे, ठीक। चौथा पॉइंट है कि उनके बाद विकास हुए तो वे लोग एक स्थान पर बसना भी प्रारंभ कर लिए, खेती करना भी स्टार्ट कर लिए। इस तरह से बहुत काफ़ी विकास हुआ। सबसे मुख्य खोज इस नवपाषाण काल में पहिए का हुआ। पहिए का मुख्य खोज, पहिए की खोज, यह इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। मतलब ये लोग खेती करना भी प्रारंभ कर लिए, एक स्थान पर रहना स्टार्ट कर लिए, एक स्थान पर रहना स्टार्ट कर दिए। छठवें पॉइंट की बात करें तो इस काल के दौरान खाद्य संग्रहण भी होने लगा। मतलब खेती भी करेंगे तो बचे हुए जो अनाज होते थे उनको, अनाजों का संग्रहण भी करना स्टार्ट कर दिए। अनाजों का संग्रहण, ठीक है। इस प्रकार से उनके अंदर काफ़ी विकसित माइंड हुआ, ठीक है। ऊपर से क्या है, मिट्टी के बर्तन भी बनाना स्टार्ट कर, मृद भाण जिसे कहते हैं, मृद भाण, मिट्टी के बर्तन को भी बनाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पूरा पाषाण काल का में क्या हुआ कि सबसे पहले आदि मानव जो आग का प्रयोग किया, कौन किए, आग का प्रयोग किस आदि मानव द्वारा किया गया, तो उस आदि मानव का नाम है होमो इरेक्टस। ये ऐसा आदि मानव था जो सर्वप्रथम आग का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम आग का प्रयोग, ठीक है। एक मुख्य नोट है ना कि सर्वप्रथम कुल्हाड़ी औजार का प्रयोग कब हुआ, तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही आता है। लेकिन उसकी खोज की बात करें, खोज, कुल्हाड़ी की खोज या औजार की खोज की बात करें तो 1863 ईस्वी में एक व्यक्ति जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रसफुट, क्या नाम है, रॉबर्ट, नोट कर लीजिए इम्पोर्टेंट है, रॉबर्ट ब्रसफुट नाम का व्यक्ति कुल्हाड़ी या फिर उस समय के बने हुए पत्थर के औजारों की खोज 1863 ईस्वी में किया। कहाँ पर किया, यह भी पूछ सकता है। कर्नाटक में रॉबर्ट ब्रसफुट द्वारा कुल्हाड़ी या औजारों की खोज 1863 ईस्वी में किया गया, ठीक है। इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो जानकारी थी, जितना हो सका हम अपने माध्यम से दिए। आगे देखते हैं भीमबेटका। मिस्टेक से आपको विजुअल नहीं हो रहा है, भीमबेटका के बारे में हम पढ़ेंगे। भीमबेटका क्या है, यह ऐसा स्थल है, ठीक है, यह ऐसा स्थल जो जिसका जो साक्ष्य है ना, इससे प्राप्त जो साक्ष्य है प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम है, ठीक ना। शैल, और ये जो भीमबेटका है ना, शैल चित्र द्वारा है, शैल चित्र से
प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में मिलता है। प्राचीनतम साक्ष्य मतलब सिंपल भाषा में बोले कि भीमबेटका एक ऐसा स्थल है जहाँ पर प्रागैतिहासिक काल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, वो भी कौन सा साक्ष्य प्राप्त होता है? शैल चित्र द्वारा। कौन सा? शैल चित्र। मतलब भीमबेटका में शैल चित्र का उल्लेख प्राप्त होता है। यह कहाँ पर है? स्थान पूछ सकता है तो जो स्थान है ना वो एमपी भोपाल, एमपी के भोपाल में स्थित है। आई बात समझ में? यहाँ पर मतलब भोपाल में भीमबेटका स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? खोज करता है आपके विष्णु श्रीधर वांकड़कर के द्वारा की गई। विष्णु श्रीधर वांकड़कर के द्वारा भीमबेटका की खोज की गई। भीमबेटका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में जानकारी ये है कि यह शैल चित्रों से के एक साक्ष्य के रूप में प्राप्त होता है, जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। यह भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसकी जो खोज हुई है विष्णु श्रीधर वांकड़कर द्वारा की गई। ठीक है, अब बात करते हैं बुर्ज होम के बारे में। यह क्या है? नवपाषाण काल का साक्ष्य मिलता है यहाँ से। नवपाषाण काल का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते का समाधान यहीं से मिलता है। मानव के साथ जो मनुष्य होते थे ना, उनके साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। मानव के साथ कुत्ते का समाधान, कुत्ते का समाधान यहीं से प्राप्त होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो चुकी हैं और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? धान की खेती के जो साक्ष्य हैं, इलाहाबाद के पास एक स्थित जगह है कोल्डी हवा। कौन सा? कोल्डी हवा। यह इलाहाबाद के पास है। वहाँ से हमें धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आई बात समझ में? और चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? चावल और जौ के साक्ष्य हम लिखवाए भी थे सिंधु घाटी सभ्यता में। चावल के जो साक्ष्य होते हैं ना, साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त होते हैं। लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल गुजरात में है। लोथल किस प्रकार का स्थल है? यह एक बंदरगाह है। बंदरगाह प्लस औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर है। आई बात समझ में? ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर बात करें हमें तो जले हुए चावल के साक्ष्य। जले हुए चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? अगर चावल जल जाएगा तो कैसा दिखेगा? काली बंगा से प्राप्त होते हैं। आई बात समझ में? जले हुए चावल दिखेंगे कैसे? काली दिखेंगे, मतलब काली बंगा से प्राप्त हुए। काली बंगा कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में काली बंगा स्थित है। ठीक है, अच्छा, और एक मुख्य पॉइंट ये है आपका कि प्राचीनतम कृषक बस्ती किसे कहते हैं? प्राचीनतम कृषक बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? कृषक बस्ती मेहरगढ़ का नाम सुना होगा। मेहरगढ़ से प्राप्त हुई। ठीक है, आगे देखें तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो उल्लेख है वह हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। भारतवर्ष का जो
एक मिनट। भारतवर्ष वर्ष का जो विवरण है, भारतवर्ष के बारे में जो जिक्र मिलता है का विवरण हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है, यह बात याद कर लीजिए। ठीक है, और सर्वप्रथम भारत पर हुए आक्रमण के बारे में जो जानकारी है वे भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। भारत पर पहला आक्रमण, भारत पर पहला मुस्लिम जो आक्रमण है वह भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है, भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो कुछ क्या सती प्रथा की अगर बात करें, सती प्रथा का जो अभिलेख है ना, एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का जो उल्लेख है एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे देखें तो प्राचीन उस समय जो प्राप्त सिक्के होते थे, प्राचीनतम सिक्के जिसे कहा जाता था, प्राचीनतम सिक्के, इन सिक्कों को हम आहत सिक्के कहते थे। क्या कहते थे? आहत सिक्के कहते थे। ठीक है, आई बात समझ में? महत्वपूर्ण चर्चाओं में एक और बात करते हैं तो ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव मतलब होमोसेपियंस का जो अस्तित्व है, ज्ञानी मानव जिन्हें हम होमोसेपियन भी कहते हैं, होमोसेपियंस का भी नाम देते हैं, वे पृथ्वी पर लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व का अनुमान प्राप्त होता है। ठीक है, आगे वाले पॉइंट की तरफ देखें तो अगले में प्राप्त होते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलें तो पाषाण युग में मानव का जो जीविका का साधन था, मानव के जीविका का साधन जो था वह क्या था? शिकार करना, वह शिकार करना था। उस समय के आदि मानव शिकार पर ही निर्भर हुआ करते थे। अभी आपको बताया गया था आग की खोज के बारे में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, और पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बात करें तो उस समय प्रयोग में लाने जाने वाला पहला धातु, प्रयोग में लाए जाने वाला पहला धातु तांबा था। क्या था? तांबा था। ठीक है, और उससे बनाया जाने वाला पहला हथियार, तांबे से बनाया जाने वाला पहला हथियार कुल्हाड़ी थी। तांबे से बनाई जाने वाली पहला हथियार चाहे औजार कुल्हाड़ी थी। अभी हमने बताया था कि कुल्हाड़ी की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा किया गया 1863 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा आगे चले तो आगे हमें कुछ पॉइंट और भी मिलते हैं। भारत में शिवालिक की पहाड़ियां से जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। किसका? आदि ऐतिहासिक काल के चाहे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में भी प्राप्त होते हैं। तो वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म भी प्राप्त हुए, पहाड़ी से जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। आई बात समझ में? ठीक है,
और भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। पहला प्रमाण, मनुष्य का पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम अपने माध्यम से जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए, अपने अपने कार्य शक्ति के माध्यम से हमने इतने ही क्वेश्चन इकट्ठा कर पाए, और जो जितना अनुभव है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है।